नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य भाग का पहला पाठ प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जो है वो एक जाना माना नाम है साहित्य के क्षेत्र में, किसी से भी अछूता नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मूल नाम इनका धनपत राय था। जन्म सन 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन, ये इनकी कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनकी नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनकी निबंध संग्रह है। और इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष बोले तो सर्वोच्च स्थान इनको प्राप्त है हिंदी कथा साहित्य में। कहानी सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेज़ी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इनको नौकरी करनी पड़ी अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा अपनी नौकरी से। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। यानी साहित्य में इनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये इस प्रकार प्रमाणित होता है कि इनके नाम पर युग का नाम चला। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग अर्थात प्रेमचंद जी से पहले का समय, प्रेमचंद युग अर्थात प्रेमचंद जी का समय, प्रेमचंदोत्तर युग अर्थात प्रेमचंद जी के बाद का समय। तो यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। क्या प्रेमचंद जी के निर्विवाद महत्व का स्पष्ट प्रमाण क्या है कि उनके नाम पर साहित्य में एक पूरा युग चलता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कल्पना और रोमानियत की धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। कहने का आशय ये है कि प्रेमचंद जी से पूर्व के जितने भी कहानीकार उपन्यासकार थे, उनकी कहानियों और उपन्यासों में कल्पना और रोमानियत थी, अर्थात काल्पनिक पात्र, काल्पनिक कथाएं, विषय वस्तु आदि पर आधारित कहानियां और उपन्यास हुआ करते थे। किंतु प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों और कहानियों में अपने आसपास के जीवन, सामाजिक परिवेश, पात्र, घटनाएं आदि को स्थान देते हुए यथार्थ बोध से युक्त साहित्य रचना की। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर, किस्सा गोई कहने का आशय है कि कहानी किस्सा गोई यानी कि समय व्यतीत करने का एक माध्यम, कहने और सुनने तक ही सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी का आशय हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा प्रेमचंद जी की, क्योंकि प्रेमचंद जी उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे और उनकी शुरुआती दौर की जो कहानियाँ थी वो उर्दू में ही लिखी थी। उनका जो सोजे वतन कहानी संग्रह है वो उनका पूरा उर्दू में है। तो उनकी हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी और उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, अर्थात उनका जो शुरुआती कथा साहित्य है, शुरुआती दौर की उनकी जो कहानियाँ हैं
उनमें कल्पना, संयोग, रोमानियत आदि सब कुछ है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया अर्थात उनकी कहानियों के विषय बदलते रहे, उनकी कहानियों का स्वरूप बदलता रहा। और पंच परमेश्वर 1916 में जो प्रेमचंद जी की पहली कहानी, हिंदी कहानी प्रकाशित होती है, पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। कौन? प्रेमचंद जी। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद अर्थात आदर्श की स्थापना करते हुए यथार्थ और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, नहीं उन्होंने स्वयं इसे परिभाषित किया है, नाम दिया है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी कटु यथार्थ अर्थात कठोर कड़वा सत्य का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। यानी कि कहानी के अंत में कहानी का जो अंत होता है उसमें एक आदर्शवादी अर्थात एक आदर्श को स्थापित करता हुआ सा और मनोवांछित यानी कि हमारे मन ने जो चाहा था उस कहानी का अंत बिल्कुल ऐसे समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही है प्रेमचंद जी की। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है। धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। जो कठोर वास्तविकता है उनके समक्ष जो देखते हैं बिल्कुल उसी को वे कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और ऐसा करने में वे बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं, कोई समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात और कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण यानी कि इन सब में गोदान उपन्यास और कफन और पूस की रात जो कहानियाँ हैं इनमें कटु यथार्थवाद का वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ दी गई कहानी प्रेमचंद जी की नमक का दारोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है, बहुत अधिक प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद जी की नमक का दारोगा, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप मुकम्मल अर्थात प्रसिद्ध सफल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह बहुत सुंदर मुहावरा है। देखें, धन के ऊपर धर्म की जीत। किसके ऊपर किसकी जीत? धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। इसको धन और धर्म को कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः किया है पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन जो है वो धन के प्रतीक है, असत्य के प्रतीक है, असद्वृत्ति के प्रतीक है और बुराई के प्रतीक है। और मुंशी वंशीधर जो है वो पिता है इनके। मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर जो है वो प्रेमचंद जी का ही पात्र है। इसमें प्रेमचंद जी का ही नाम है मुंशी वंशीधर नमक का दारोगा कहानी में। तो वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। वंशीधर जो है वो धर्म के प्रतीक है, सत्य के प्रतीक है और अच्छाई के प्रतीक है। ईमानदार कर्मयोगी अर्थात कर्मनिरत, कर्म में लीन। मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं अर्थात बर्खास्त करा देते हैं, मुअत्तल अर्थात। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं
और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? देखिए, उनका निवेदन जो है, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता अर्थात जो प्रशासनिक महकमे में, न्यायिक महकमे में, सरकारी महकमे में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार को समाज भी स्वीकार कर लेता है। तो सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है ये कहानी। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। अगर ये कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती कि अलोपीदीन ने मुंशी प्रेमचंद को अपने धन और दौलत के बल पर नौकरी से मुअत्तल करवा दिया है, बर्खास्त करवा दिया है और वो जीत गए हैं, अगर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है तो पाठक और श्रोता जो है वे निराशा से घिर जाते और जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा ही खत्म हो जाती समाज में से। तो कहानी वही ख़त्म नहीं होती है, आगे चलती है कहानी। तो यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। तो उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अच्छा, ये जो है उपन्यास शीर्षक इनका निबंध है, उस निबंध में ऐसा कहा गया है कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। प्रेमचंद जी की ही पंक्तियाँ हैं। इसीलिए कहानी का अंत जो है वो सत्य की जीत के साथ होता है, यानी कि पंडित अलोपीदीन जो है वो मुंशी प्रेमचंद को कैसे भी करके और मना करके अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है, उसे माफ़ कर देता है। तो कहने का आशय ये है कि पाठक और श्रोता जो है उनमें इस प्रकार का संदेश जाता है कि आखिर सत्य की जीत होती है, आखिर ईमानदारी ही सफल होती है, ईमानदार सुखी होता है। इस प्रकार का संदेश इस कहानी के ऐसे अंत से जाता है। आइए अब हम शुरू करते हैं कहानी नमक का दारोगा। बहुत अच्छी कहानी है प्रेमचंद जी की ये। तो देखें, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु, ईश्वर प्रदत्त अर्थात नमक ईश्वर की देन माना गया, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, अर्थात नमक का व्यापार करने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो जब ऐसा हुआ तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, यानी कि बहुत सारी चालें रची जाने लगी, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जाने लगे। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। घूस अर्थात रिश्वत। अधिकारियों के पो बारह थे, पो बारह होना मुहावरा है, अर्थात फ़ायदा ही फ़ायदा होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर, पटवारीगिरी का पद जो है वो बड़ा सम्मानजनक पद माना जाता है, किंतु वह छोड़ कर के भी लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी कि इसको पाना चाहते थे, इसका पक्ष लेते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकील जो है वो भी बहुत प्रतिष्ठित पेशा है, सम्मानित पेशा है, किंतु नमक के दारोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी कि वो भी अपनी वकीलगिरी को छोड़ करके और दारोगा बनने के इच्छुक रहते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसमें खूब रिश्वत मिलती थी, ऊपरी आय होती थी। ये वह समय था जब अंग्रेज़ी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी कि फारसी भाषा बहुत अधिक उस समय प्रचलित थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग
सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। प्रेम की कथाएं फारसी भाषा में लिखी जाती थी बहुत अधिक उस समय में फारसी साहित्य में, तो उनको पढ़ के भी लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते थे। तो मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी कि अपने मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो भी फारसी साहित्य के ज्ञाता थे और अब वे भी अपने लिए नौकरी की जुगाड़ में चले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे बेटा, जब बेटा नौकरी के लिए निकला है, नौकरी तलाश करने के लिए, तो अनुभवी पिता अपने बेटे को किस प्रकार समझा रहे हैं देखें। बहुत सुंदर सीख है पिता की अपने पुत्र के लिए। घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। यानी कि घर की कैसी दुर्दशा है, कितना ऋण है ऊपर। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। देखो मानसिकता बालिका के प्रति घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, अर्थात अनावश्यक वस्तु जो है वो अनचाहे भी बढ़ती है, ऐसा कहने का आशय है इनका। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, कगारा अर्थात किनारा। मैं कगारे पर का किनारे का वृक्ष जो कभी भी गिर सकता है, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार यानी मुखिया मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। नौकरी में पद चाहे कैसा भी मिले उसकी तरफ ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। देखो वृद्ध मुंशी जी ने पीर का मज़ार किसे कहा है? ओहदे को। नौकरी में ओहदा जो है वो पीर का मज़ार है। तो व्यक्ति को निगाह कहाँ रखनी चाहिए, ध्यान कहाँ रखना चाहिए? निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि उस मज़ार पर कितनी चादर चढ़ती है और कितनी प्रसाद चढ़ती है, वहाँ चढ़ावा कितना होता है। ऐसा काम कहने का आशय है, वृद्ध मुंशी जी की इस बात का आशय ये है कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद जो पूर्णमासी के दिन तो अपनी संपूर्ण 16 कलाओं में होता है और धीरे धीरे करके एक एक करके घटता जाता है और अमावस्या तक बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है। तो देखो बहुत सुंदर उपमा दी है मासिक वेतन को यहाँ वृद्ध मुंशी जी ने पूर्णमासी का चांद बता करके कि जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और ऊपरी आय क्या है? देखो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। और ऊपरी आय जो है वो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? अर्थात तुम तो खुद समझदार हो, तुम्हें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक यानी कि उचित अनुचित का परख करने वाली बुद्धि। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। देखो बहुत व्यवहारिक सीख है, आप सब भी इस सीख को ग्रहण कर सकते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। पहले मनुष्य को देखना चाहिए, फिर उसकी आवश्यकता को देखना चाहिए और फिर अवसर कैसा है उसको भी देखना चाहिए। इसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यानी कि जिसको हमसे गरज है, जिसको हमसे स्वार्थ है, उसके साथ हम जितनी कठोरतापूर्वक व्यवहार करेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। यानी जिसे हमसे कोई गरज नहीं है उसे हम अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो अर्थात ध्यान में रखो, अर्थात समझ लो। इन बातों को ध्यान में रखो। ये मेरी जन्म भर की कमाई है। देखो कितनी सुंदर बात बताई, मेरी जन्म भर की कमाई सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं होता। व्यक्ति का ज्ञान, उसके अनुभव उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। तो वृद्ध मुंशी जी कहते हैं कि ये मेरी जन्म भर की कमाई है, अर्थात मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब सीखा है, अनुभव किया है, इसे तुम याद रखना। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया
वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए देखो कितनी अच्छी बातें बताई है। इस बड़े संसार में, इस विशाल संसार में कौन उनका मित्र है, कौन उनका पथ प्रदर्शक है, कौन उनका सहयोगी है, सहायक है। तो देखें, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही सहायक, यानी कि स्वयं का भरोसा, स्वयं का ही सहारा था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे तो जाते ही क्या नौकरी मिली? नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वो दरोगा पद जिसको पाने के लिए पटवारी जो थे पटवारीगिरी छोड़ने को तैयार थे, वकीलों का भी जी ललचाता था। वो दारोगा पद जो है वो मुंशी वंशीधर को मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। सुख संवाद अर्थात ये अच्छी बात उन्हें सुनने को मिली, सुखी समाचार मिला। तो फूले न समाये, फूले न समाना मुहावरा है, अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न होना। मुहावरेदार शैली देखें आप, प्रेमचंद जी की जो शैली है वो मुहावरेदार आकर्षक शैली है। महाजन कुछ नरम पड़े, महाजन अर्थात जिन लोगों का कर्ज था वे भी अब कुछ नरम पड़े कि भाई अब पैसा खूब आएगा इनके घर में। कलवार की आशा लता लहलहाई, अर्थात अब रुपयों पैसों की कमी नहीं रहेगी, इस प्रकार की उम्मीदें जगने लगी। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। देखो, पड़ोसियों का यही काम रहता है। कहते हैं कि लोग अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। शूल उठना भी मुहावरा है, ईर्ष्या करना, दुखी होना किसी की खुशियाँ देख करके। तो यहाँ भी यही हो रहा है। मुंशी वंशीधर को नमक के दरोगा पद पर जैसे ही नौकरी मिली, पड़ोसियों ने सुना तो उनकी हृदय में शूल उठने लगे, अर्थात उनको ईर्ष्या होने लगी, उनको बहुत अधिक दुख होने लगा। अच्छा, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।